Hello everyone. So welcome back to the another session of buyback of securities. हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था ये टॉपिक बायबैक. इसका हमने बेसिक जो है उसको हमने कवर अप कर लिया था. तो एक बार क्विक रिवीजन करते हैं और फिर उसके बाद एक बहुत छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है जिसकी क्लैरिटी देना बहुत ज़रूरी है, दैट इज रिप्लेसमेंट ऑफ कैपिटल. वो करने के बाद हम आ जाएंगे हमारे क्वेश्चंस पे. ओके, सो बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज, जब कंपनी अपनी खुद की सिक्योरिटी को कैंसिल करे, खुद की सिक्योरिटी को परचेज करे, तो उसे हम कहते हैं बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज. ओके, ये सेक्शन 68 जो है कंपनीज एक्ट 2013 वो इसको गवर्न करता है. तो कुछ कंडीशंस हैं जो फुलफिल होने चाहिए, जैसे कि ऑथराइज होना चाहिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से, स्पेशल रेजोल्यूशन पास किए बिना बायबैक सिक्योरिटी हो नहीं सकती. देन जिस भी सिक्योरिटी, फॉर एग्जाम्पल अगर शेयर्स की बात कर रहे हैं, तो अगर शेयर का बायबैक कर रहे हैं तो शेयर के बायबैक के लिए वो ज़रूरी है कि वो शेयर्स फुल्ली पेड अप हो. उसके बाद फ्री रिजर्व्स जो हैं उनको यूज़ किया जा सकता है. उस फ्री रिजर्व में सिक्योरिटीज प्रीमियम जो है उसको भी इंक्लूड किया गया है. या फिर बायबैक करने के लिए फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स भी कर सकते हैं, लेकिन वो फ्रेश इशू ऑफ शेयर जो है वो अनदर क्लास के होने चाहिए. राइट, 3 कंडीशंस हैं जो फुलफिल होना ज़रूरी है: रिसोर्स टेस्ट, आउटस्टैंडिंग टेस्ट एंड डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट. जब ये तीनों टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं और इसका जो लोएस्ट होता है ऑफ द अबव 3 कंडीशंस, तो वो अवेलेबल होता है फॉर बायबैक. ओके, एंड दैट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बॉट बैक. अगर फ्री रिजर्व्स को यूज करना है तो फ्री रिजर्व्स को आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते. उसके लिए आपको बीच में एक ब्रिज क्रिएट करना पड़ता है. उस ब्रिज का नाम है CRR, दैट इज कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व. जो हम रिप्लेसमेंट ऑफ कैपिटल की आज बात करने वाले हैं उसमें हम इस कॉन्सेप्ट को भी पढ़ने वाले हैं, CRR के कॉन्सेप्ट को. ओके, अब आ जाते हैं स्टेप्स पे जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ेंगे. क्वेश्चन पढ़ के आप देखेंगे कि क्या जो शेयर्स की बात हो रही है वो फुल्ली पेड है कि पार्टली पेड है. अगर फुल्ली पेड है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बट अगर वो पार्टली पेड है तो उस केस में आपको उसको फुल्ली पेड कन्वर्ट करना पड़ेगा. देन व्हाट यू विल डू, तो आप फाइनल कॉल का जो पैसा बचा हुआ है उसको आप ड्यू करो और उसको मंगवा लो. सेकेंड, अब आप ड्यू करोगे कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, यानी जिनको आप बायबैक जिनसे आप करने वाले हो, उन शेयर होल्डर को कितना आपको ड्यू करना है. ओके, तो शेयर कैपिटल जितना आपको कैंसिल करना है. इसके अलावा अगर बायबैक अगर प्रीमियम पे आप कर रहे हो तो प्रीमियम जो पे करना है बायबैक पे वो कंपनी के लिए क्या हो गया, एक्सपेंस, तो उसको आप करोगे डेबिट. शेयर कैपिटल को क्योंकि कैंसिल करना है तो आप करोगे डेबिट. और ये दोनों अमाउंट जब ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअली शेयर होल्डर को कितना ड्यू हो रहा है, माना हमारी लायबिलिटी कितनी होगी. अब जैसे ही आपने ड्यू कर दिया तो अब आपको पैसा अरेंज करना शुरू करना है. तो पैसा अरेंज करने के लिए सबसे पहला पैसा जो अरेंज करेंगे दैट इज प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक. तो प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक जो है उसको आप सिक्योरिटीज प्रीमियम या फ्री रिजर्व्स के थ्रू आप उसको अरेंज कर सकते हो. वंस दैट इज डन, उसके बाद फेस वैल्यू वाला यानी कि शेयर कैपिटल वाला जो है वो पैसा आपको अरेंज करना शुरू करना है. तो अब उसके लिए आप या तो फ्रेश इशू ऑफ शेयर कर सकते हो. तो फ्रेश इशू हमने पढ़ा था अनदर क्लास होना चाहिए. अनदर क्लास मतलब अगर मैं इक्विटी शेयर का बायबैक कर रही हूँ तो वो प्रेफरेंस शेयर का फ्रेश इशू से जो भी पैसा मैं रेज करूंगी उसको मैं यूज कर सकती हूँ बायबैक करने के लिए. तो यहाँ पे जो आप इशू के लिए जो आप एंट्री पास करते हो आप वो कर सकते हो. तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, और फिर प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट उसको आप फिर कैंसिल करोगे और उसको आप कहाँ ट्रांसफर करोगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में. और अगर आपने प्रीमियम पे उठाया तो सिक्योरिटीज प्रीमियम भी क्रेडिट हो जाएगा. इसके अलावा आप चाहो तो कोई इन्वेस्टमेंट या एसेट जो है उसका सेल कर सकते हैं और उसके सेल करके जो भी पैसा आएगा उसके थ्रू भी आप बायबैक कर सकते हैं. ओके, देन अगर आप फ्री रिजर्व्स को यूज कर रहे हो और फ्री रिजर्व्स को यूज करके अगर बायबैक करना चाह रहे हो तो उस केस में फ्री रिजर्व्स जो है उसको आप क्या करोगे, डेबिट, क्योंकि जनरली उसका नेचर होता है क्रेडिट. तो अगर यूज कर रहे हैं हम तो उसको क्या करेंगे, रिवर्स यानी डेबिट, और उसकी जगह हम वो अमाउंट कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, एक नए रिजर्व में विच इज नोन एज कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व. यहाँ पे फ्री रिजर्व्स का मतलब हो गया जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रेवेन्यू रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम. और अगर कोई क्वेश्चन स्पेसिफाई करता है कोई ऐसे रिजर्व्स जो कि अवेलेबल है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, तो वो आपके फ्री रिजर्व्स में आएंगे. बट
अगर कोई रिवैल्यूएशन रिजर्व है या फिर कोई स्टैट्यूटरी रिजर्व है तो वो आपको यहाँ पे इग्नोर करना है। अब क्या हुआ, यहाँ पे आपने पैसा अरेंज कर लिया, तो प्रीमियम का पैसा अरेंज हो गया, आपका मेन बायबैक के लिए शेयर कैपिटल का पैसा अरेंज हो गया। अब क्या करना है, अब उसको पे कर दो शेयर होल्डर्स को। तो शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, अब आज हम करने वाले हैं एक नया कॉन्सेप्ट। मैं आपको बताने वाली हूँ वेरी झटपट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। वो टॉपिक का नाम है रिप्लेसमेंट ऑफ कैपिटल। यहां पे मैंने दो बैलेंस शीट जो है उसका रेफरेंस लिया है। पहला बैलेंस शीट जो है वो है प्री बायबैक यानी कि बायबैक के पहले की बैलेंस शीट, और दूसरा मैंने बनाया है यहाँ पे बायबैक के बाद की बैलेंस शीट। अब बायबैक के पहले की जो बैलेंस शीट है उसमें मैंने इक्विटी शेयर कैपिटल लिया है 500, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिया है 400, रिजर्व्स इज 400, डिबेंचर 300, क्रेडिटर्स 200 एंड लोन 100। ओके, अब यहाँ पे मैं बायबैक कर रही हूँ 300 इक्विटी शेयर्स का, यानी जब बायबैक मैंने कर लिया तो जो मेरे पास पहले जो 500 था अब वो रिड्यूस हो गया क्योंकि इक्विटी शेयर कैंसिल हो गए। कितने अमाउंट से, 300 से। दैट मीन्स इसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि पोस्ट बायबैक मेरे पास अब इक्विटी शेयर कितना है, 200, राइट। लेकिन बाकी जितनी चीजें सब एज इट इज इंटैक्ट है, करेक्ट। अब यहां पे हमें दो चीजें समझनी है। पहला, डिबेंचर्स, क्रेडिटर्स और लोन, जो यहाँ पे ये कैटेगरी है, ये आपकी होती है आउटसाइडर या फिर एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। यानी जब भी कंपनी का लिक्विडेशन होगा या फिर कंपनी के पास सरप्लस आ रहा है अगर, तो सरप्लस के ऊपर पहला जो अधिकार है या फिर पहला जो अमाउंट जिसको मिलना चाहिए वो किसको मिलेगा, डिबेंचर होल्डर्स को, क्रेडिटर्स को, या फिर जो भी आपका लेंडर है। फॉर एग्जाम्पल अगर बैंक से लोन लिया है तो बैंक। ओके, बट यहाँ बायबैक के केस में हुआ क्या, बायबैक के केस में जो भी सरप्लस आया था कंपनी के पास, कंपनी ने क्या किया, उसको यूज किया कैपिटल को कैंसिल करने के लिए, यानी शेयर होल्डर्स को पे करने के लिए। अब प्रायोरिटी और सीक्वेंस की अगर हम बात करें तो प्रायोरिटी में हमेशा सबसे पहले आउटसाइडर लाइबिलिटी या एक्सटर्नल लाइबिलिटीज जो होती है उसको पहले सेटल किया जाता है। उसके बाद फिर जो पैसा अगर बचता है वो हम शेयर होल्डर्स को देके उनको सेटल करते हैं। बट यहाँ पर अब क्योंकि जब सरप्लस आया तो वो सरप्लस से मैंने क्या किया, एज अ कंपनी मैंने शेयर होल्डर्स को एक तरह से वो दे दिया, राइट। तो अगर मैंने शेयर होल्डर को दे दिया तो अब ये जो एक कैटेगरी यहां पर है एक्सटर्नल पार्टीज की, आउटसाइडर लाइबिलिटीज की, अब इनको तो टेंशन हो जाएगी कि अरे भैया हमारा जो पैसा था वो हमें नहीं देके इन्होंने तो क्या कर दिया, शेयर होल्डर को दे दिया और बायबैक कर दिया, अपनी सिक्योरिटीज अपने शेयर्स जो इन्होंने कैंसिल कर दिया। तो अब इनको क्या होगा, इनको हो जाएगा स्ट्रेस। ठीक, अब एक तो ये चीज हुई। दूसरा, कंपनी की जो पेड अप कैपिटल है वो पहले कितनी थी, 500 और 400, तो अगर मैं मिलाऊं इसको तो 900। लेकिन पोस्ट बायबैक अब कितनी रह गई, क्योंकि मैंने 300 का बायबैक कर लिया यानी कि शेयर्स को कैंसिल कर दिया, तो अब मेरे पास पेड अप 600 हो गया, यानी मेरा जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो भी एक तरह से रिड्यूस हो गया। जब पेड अप शेयर कैपिटल डिक्रीज होता है तो ऑटोमेटिकली फाइनेंशियल रिस्क जो होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं किसी भी कंपनी में। तो यहाँ पे अब दो चिंता की बात अराइज हो गई। पहला कि पेड अप शेयर कैपिटल क्योंकि डिक्रीज हुआ तो फाइनेंशियल रिस्क अब बढ़ गया होगा। ओके, दूसरा क्योंकि पेमेंट्स जो हैं वो सरप्लस जो है वो हमने यूज कहाँ किया, शेयर होल्डर को देने के लिए, तो स्ट्रेस कहाँ पे बिल्ट हो गया, आउटसाइडर लाइबिलिटीज के बीच। ठीक, तो अब इन दोनों चीज को कोप अप करने के लिए आप करते हो कैपिटल का रिप्लेसमेंट। यानी जितना अमाउंट
आपने सरप्लस का यूज किया अपने कैपिटल को पे करने के लिए या फिर कैंसिल करने के लिए, आप कह सकते हो, तो यहां पर उतना अमाउंट जो है आप क्या करोगे, कैपिटल का आप उसको लेकर आओगे वापस। तो रिप्लेसमेंट ऑफ कैपिटल के लिए आप दो तरह से जो है वो पैसा लाके रख सकते हो। पहला, आप फ्रेश इशू कर लो, फ्रेश इशू करोगे, पैसे आ जाएंगे, अनदर क्लास होना चाहिए, वो पैसे जो है आप दोबारा कहाँ पे, शेयर कैपिटल पे ले आओ, तो शेयर कैपिटल इंक्रीज हो गई, तो ऑटोमेटिकली अब डिवेंचर होल्डर्स को, क्रेडिटर्स को, बैंक को ये जो स्ट्रेस था कि सरप्लस उनके ऊपर यूज कर दिया, अब हमें क्या देंगे, तो पैसा तो अब आ गया ना, तो अब उनको कोई स्ट्रेस नहीं रहेगा। दूसरा, फाइनेंशियल रिस्क का जो प्रेशर था या फाइनेंशियल रिस्क जो थे एक इन्वॉल्व थी, क्योंकि पेड अप शेयर कैपिटल डिक्रीज हो गई, तो अब क्योंकि आप फ्रेश इशू से पैसा लेकर आ गए तो शेयर कैपिटल इंक्रीज हो गई, यानी शेयर कैपिटल वापस से इंटैक्ट है। करेक्ट। दूसरा तरीका है कि आप क्या करो, आपके पास जो फ्री रिजर्व्स रखे हैं उन फ्री रिजर्व्स को आप यूज कर लो और उन फ्री रिजर्व्स का पैसा जो है आप सीआरआर में डाल दो। ओके। अब ये सीआरआर में जो पैसा आपने डाला है यानी कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, ये एक स्टैट्यूटरी रिजर्व है। इसका जो यूजेज या यूटिलाइजेशन है आप कर सकते हो ओनली टू इशू बोनस शेयर्स, यानी कि जो भी पैसा अब आपने रिजर्व्स में से निकाल के सीआरआर में पुट किया, ओके, तो अल्टीमेटली वो पैसा कहां चला गया, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, और ये किसके लिए यूज होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ बोनस इशू करने के लिए या बोनस शेयर्स को देने के लिए। बोनस शेयर्स मतलब क्या कि इक्विटी जो है वो और आपकी बढ़ जाएगी, यानी प्रॉफिट्स को बेसिकली आप कैपिटलाइज ही कर रहे हो ना यहाँ पे, ठीक है। तो क्या जो आपका कैपिटल रिड्यूस हुआ था अब अल्टीमेटली घूम फिर के वो रिजर्व्स के फॉर्म में सीआरआर के अंदर वो वापस से कैपिटल के पास चला गया, डेफिनेटली चला गया। तो दोबारा से जो फाइनेंशियल रिस्क इन्वॉल्व था वो खत्म हो गया और डिबेंचर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, बैंक, उनको फिर से एक इत्मीनान हो गया कि भैया ठीक है, इन्होंने जो भी सरप्लस अगर यूज किया तो इन्होंने बाकी अपने दूसरे सरप्लस में से शेयर कैपिटल के लिए कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में इन्होंने वापस से पैसा डाल दिया, तो जो फेथ है दोबारा से रीडेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो जो ये कॉन्सेप्ट होता है इसको हम कहते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ कैपिटल। इसका जिस्ट ये है कि जो पेड अप शेयर कैपिटल है मस्ट बी इंटैक्ट इवन आफ्टर द बायबैक। रीजन की अगर हम बात करें तो रीजन इज, पहला, टू रिड्यूस और एलिमिनेट फाइनेंशियल रिस्क, और दूसरा टू कीप द फेथ और कॉन्फिडेंस ऑफ आउटसाइडर्स। आउटसाइडर्स का मतलब हो गया डिबेंचर होल्डर्स, क्रेडिटर्स एंड बैंक, कोई लेंडर अगर कोई है, इंटैक्ट। ओके। अब ये जो तरीके थे फ्रेश इशू और फ्री रिजर्व्स, ये आप अरेंजमेंट ऑफ मनी के लिए भी ये दो तरीके यूज करते हो, यानी रिप्लेसमेंट ऑफ कैपिटल के लिए भी आप फ्रेश इशू कर सकते हो, फ्री रिजर्व्स को सीआरआर के थ्रू ब्रिज करके आप यूज कर सकते हो। दूसरा, जो आपको बायबैक करने के लिए पैसा अरेंज करना है, दैट अरेंजमेंट ऑफ मनी के लिए भी आप फ्रेश इशू कर सकते हो, और फ्री रिजर्व्स जो है थ्रू सीआरआर उसको आप यूज कर सकते हो। ओके। तो आप प्लीज इस दोनों पॉइंट्स में कंफ्यूज ना हो। तो अगर क्वेश्चन आपको दिया होगा तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी पेड अप शेयर कैपिटल डिक्रीज अगर हो रही है तो कितने से डिक्रीज हो रही है, तो पोस्ट बैलेंस शीट भी, पोस्ट बायबैक भी जो बैलेंस शीट बनेगी उसमें वो इंटैक्ट रहनी चाहिए। तो बेसिकली उतना पैसा आप फ्री रिजर्व से कलेक्ट कर लेना, सीआरआर में डाल देना, जब सीआरआर क्रिएट हो जाए तो वो एक तरह से आपके बोनस के लिए या फर्दर कभी फ्यूचर में जब भी आपका शेयर कैपिटल आपको बढ़ानी होगी या आपको डिबेंचर्स को पे करना होगा तो वहां पे उस चीज को यूज कर सकते हो, ठीक है। अब
नेक्स्ट क्लास में हम इसके कुछ क्वेश्चंस जो हैं उसको देखेंगे। एक हम लोगों ने इक्वेशन यहाँ पे पढ़ी हुई है, दैट इक्वेशन इज इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि इक्विटी शेयर कैपिटल एक्चुअली मुझे कैंसिल करना है। अगर इस बायबैक के ऊपर कोई भी प्रीमियम है तो प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक, ये दोनों मिलाकर ये होगा ड्यू, किसको? इक्विटी शेयर होल्डर्स को। ओके